हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग मौर्य काल के बारे में पूरे डिटेल में जाने थे। अब हम मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई है और मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश के उत्पत्ति के उत्थान के बीच जो 5 शताब्दी बीती है, लगभग 500 साल है का जो गैप रहा है, 500 साल का जो गैप रहा है, इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है कि बहुराज्यीय व्यवस्था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक एक विशाल मौर्य साम्राज्य की जगह अनेक छोटे छोटे राज्य दिखाई देने लगता है। और राजनीतिक एकता के अभाव में एक तरफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक देशी राजवंशों को प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर भारत में पुनः विदेशी आक्रमणियों का आगमन हुआ है, जिसमें कुछ प्रमुख शक्तियों ने यहाँ पर राज्य भी स्थापित किया है। तो हम लोग जो मौर्योत्तर काल को देखेंगे, यानी मौर्य साम्राज्य, मौर्य को हम लोग पढ़े ना, मौर्य साम्राज्य और गुप्ता जो पढ़ते हैं, इनके बीच का जो काल होता है उसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं। तो और ये लगभग 500 साल क्या रहा है टोटल शासन। और मेनली बात ये है, जो अब मैंने बात किया, जो मौर्य राज्यों के उत्तराधिकारी राज्य जो हुए हैं वो देशी उत्तराधिकारी और विदेशी उत्तराधिकारी दोनों हो गए। देशी राज्यों में जो है, देशी राज्यों में आ जाएगा आपको, देशी में आ जाएगा शुंग, एक मिनट, देशी में आ जाएगा शुंग वंश, कर्ण वंश, आर्य सातवाहन वंश, आर्य सातवाहन वंश, चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश भी इसको बोलते हैं। महामेघ वाहन वंश, ये हो गए देशी। वहीं विदेशी उत्तराधिकारों में अगर बात करेंगे तो विदेशों में जो है, इसमें आपको इंडो ग्रीक शक हो गया, इंडो ग्रीक शक, पार्थियन और कोसान। तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ शुंग काल, इसी में देशी उत्तराधिकारी की बात करते हैं। आपको बता दूं, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी वंश शुंग वंश हुआ है, और इस वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग था। अब मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ब्राह्मण राज, इसके बारे में आपको मैं बता दूं, तो ये जो शुंग काल जो है, शुंग वंश के जो उत्तराधिकारी है पुष्यमित्र शुंग, जो संस्थापक है शुंग वंश के, ये अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली है। और ये ब्राह्मण थे, इसीलिए इसे ब्राह्मण राज्य या ब्राह्मण वंशीय भी माना जाता है। ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं शुंग के बारे में। तो शुंग वंश जो है 185 से 149 ईस्वी पूर्व तक चला है। ये उज्जैन प्रदेश, मध्य प्रदेश के एरिया में फैला हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्ध विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, और एक विवरण के अनुसार जो है, अशोक के द्वारा जो जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने ही उन्हें नष्ट किया था। लेकिन ये साहित्यिक विवरण है, इस संबंध में पुरातात्विक विवरण कुछ और कहता है। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया, सांची स्तूप में वेदिका स्थापित करवाई। अगर उसे
उसने नष्ट किया करता मतलब स्तूप को, तो फिर बनवाता क्यों? तो ये भी सोचने वाली बात है। जैसे ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में यवनों का निरंतर आक्रमण हो रहा था और उसने यवन के विरुद्ध सफलता भी प्राप्त की थी। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, जिसका उल्लेख जो है अयोध्या के राज्यपाल धनदेव के अभिलेख में भी मिलता है। तो ये सारी बात है, लेकिन कुछ अफवाहें भी रहती है, कुछ सच्चाई भी रहती है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता जो है शुंग वंश के हाथ में आई है। शुंग के पूर्वज जो है मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था और इसी ने बृहदत्त की हत्या भी की है। ठीक है, बृहदत्त की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, सेनापति का उपाधि धारण करता है और पाटलिपुत्रा से विदिशा बेस नगर है एमपी में, यहां तक इसका राज फैला हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी जो है अयोध्या अभिलेख में, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो अयोध्या अभिलेख में धनदेव राज्यपाल धनदेव का अभिलेख है वो उसमें मिलता है। अयोध्या अभिलेख में राज्यपाल धनदेव के द्वारा जो है ये चीज, अयोध्या अभिलेख जो कि राज्यपाल धनदेव से संबंधित है, इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा गया है इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और शुरुआत भी किए हैं और अंत भी यही किए हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में भी बताया गया है इसमें। और महाभाष्य के पवनों द्वारा साकेत और माध्यमिकी नगरी यानी चित्तौड़ पर भी आक्रमण का उल्लेख मिलता है और इसे हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने वाला भी बताया जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 8400 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। अब जो चीज है एग्जाम में पूछा जाता है तो वो मैं बताइए दियो, 8400 नहीं 84,000 है, कर दो भाई। अब 2 स्तूप भी बनाए हैं। अब देखो कहीं नष्ट कर रहा है, कहीं बना रहा है। 2 स्तूप बनवाए हैं, 2 स्तूप कहाँ बनवाए हैं? भरूच स्तूप और सांची स्तूप। सांची स्तूप बनवाया तो अशोक था, लेकिन इसका मरम्मत करवाया था इसने। भरूच स्तूप की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया है? 1873 ईस्वी में किया है। कहाँ पे है ये? सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब सांची स्तूप की अगर बात करें तो सांची स्तूप में एक बड़ा जो महास्तूप जिसको बोलते हैं भगवान बुद्ध के धातु अवशेष है यहाँ। छोटा जो है बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदगले के बारे में है छोटा, और एक और छोटा है वो अशोककालीन धर्म प्रचारक स्तूप है। अब एक चीज और भी आपको, राजधानी की जहां तक बात करें तो राजधानी जो है लगभग 185 से 75 ईसा पूर्व के बीच जो है शुंग वंश का शासन रहा है। लेकिन शुंगों की राजधानी विदिशा तथा पाटलिपुत्र रहे थे, कभी विदिशा कभी पाटलिपुत्र। पुराणों के अनुसार जो है पुष्यमित्र शुंग के लगभग 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया है। उसका सबसे निकट जो उत्तराधिकारी था वो अग्निमित्र था, जिसके सम्मान में जो है कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। उसी का एक उत्तराधिकारी भाग भद्र हुआ है, जिसके दरबार में जो है यूनानी शासक एंटियाल्टिकटस ने किसको भेजा था? हेलियोडोरस को भेजा था। ठीक है, और हेलियोडोरस ने ही वसुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, भारत में एक मिनट, महास्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से हुआ था तथा उसके चारों ओर काष्ठ वेदिका लगी थी, जिसे पाषाण वेदिका बोलते थे। पतंजलि योग के जनक है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अब बात करते हैं भारत पर यवनों का आक्रमण। देखिए, भारत पर यवनों का आक्रमण भी पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। यवन जो है, यवन
बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ पे जो शासन कर रहा था डेमेट्रियस वंश, और पहला यवन आक्रमणकारी था ये डेमेट्रियस प्रथम। 183 बीसी में पंजाब में साकल यानी सियालकोट को राजधानी बनाया था इसने, और मूलतः यूनानी थे। ये खरोष्टी लिपि में इसके सिक्के भी मिले हैं, और जो कि गंधार कला से संबंधित हैं। यवन के वंश को यूक्रेटाइड्स वंश भी बोलते हैं। डेमेट्रियस वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हुए हैं वो मिनांडर था। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के प्रश्नों के बारे में जो है मिनांडर ने ही बताया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी के लेखक हैं। 80 ईस्वी से 115 ईस्वी तक का जिक्र है इसमें। नौचालन चार्ट, एरिथ्रियन सी जो है लाल सागर को कहा जाता है, और पेरिप्लस यानी नौचालन का चार्ट था ये। चार्ट मतलब वो वाला नहीं भाई, मतलब मैप। भरूच गुजरात के बाजार में मिनांडर के सिक्के खूब चलते थे। मिनांडर भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किया और हार गया सुंग शासकों के द्वारा। डेमेट्रियस प्रथम जो है वो भी युद्ध करता है पुष्यमित्र सुंग के पुत्र वसुमित्र से, और डेमेट्रियस प्रथम हार जाता है और वसुमित्र जीत जाता है। यवन में जो है यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी जो है तक्षशिला रहा है। राजा एंटियालकस ने अपने दूत हेलियोडोरस को भेजा था। कहाँ? विदिशा विजयनगर। इसकी चर्चा है गरुड़ स्तंभ में, भागवत धर्म में भी है। और ये बताया जाता है जो जब उत्तराधिकारी क्या बोलते हैं भागभरत जो है ये किसके उत्तराधिकारी है? तो उसमें चुंके, और उसके दरबार में जो है विदिशा में यूनानी शासक एंटियालकिटस ने हेलियोडोरस को भेजा, और हेलियोडोरस जो है ये वासुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा विजयनगर में जो है गरुड़ ध्वज की गरुड़ स्तंभ, गरुड़ या गरुड़ बोलो भाई, गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज की स्थापना की, जिसकी चर्चा भागवत धर्म में है। और जिससे क्या हुआ, जो भागभरत जो थे उस टाइम के शासक वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक है सुंग वंश का, वो देवभूति था, जिसकी हत्या 75 ईसा पूर्व में वसुदेव 75 ईसा पूर्व में जो है 75 ईसा पूर्व में कौन कर देता है? वसुदेव नाम था, वसुदेव ने कर देता है, और मगध की गद्दी पर जो है फिर वसुदेव जो है कर्ण वंश डालता है। अब इस प्रमुख तथ्य को जानते हैं। क्या है प्रमुख तथ्य भाई? प्रमुख तथ्य यह है जो मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी सुंग काल में हुई थी। विदिशा का गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित? सुंग काल से संबंधित। अजंता का नौता चैत्य मंदिर जो है सुंग काल से संबंधित है। नासिक तथा कार्ले का चैत्य मंदिर, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां जो है सुंग काल से संबंधित है। पुष्यमित्र सुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम बिहार में है भाई, पाटलिपुत्र जब बिहार में है तो बिहार में कुकुटाराम बिहार में 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया है और असफल रहता है पुष्यमित्र सुंग। भारतीयों को ज्योतिष के क्षेत्र में यवन ने बताया, ये बात भी है। क्या बताया ज्योतिष के बाद में? सप्ताह का 7 दिन विभिन्न ग्रहों के नाम पर जो है, इसके बारे में किसने बताया? यवन ने बताया। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी जो है यवनों ने बताया। गार्गी संहिता में पवनों के द्वारा पांचाल, मथुरा और साकेत पर विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंचने का भी उल्लेख किया गया है। तो गार्गी संहिता ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है, ऐसा गार्गी संहिता में है। उसमें लिखा है यद्यपि यवन बर्बर है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय है।
ठीक है, ये गार्गी संहिता में ये बात उल्लेखित है। बराहमिहिर, बराहमिहिर यद्यपि यूनानी, वराहमिहिर में क्या है भाई, यद्यपि यूनानी मल्लेच्छ है किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं और इसीलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। ये वराहमिहिर द्वारा कृत है। और यवन आक्रमण की चर्चा जो है कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम और पतंजलि के महाभाष्य और जो है गार्गी संहिता में भी वर्णित है यवन आक्रमण की बात। और छठा पॉइंट जानते हैं हम लोग, सिक्के बनाने की कला जो है पहली बार सोने की लिखित सिक्का, ये जो है सोम काल में ही मिला है। गांधार शैली, यूनानी प्लस मथुरा दोनों को मिला करके जो है गांधार शैली प्रचलन में थी। संस्कृत नाटकों में पठाक्षेप यानी यवनिका पर्दा प्रथा चलता था, प्रचलन में था। तो ये हो गई शुंग वंश की बात। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।